बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी ये वाली जो वीडियो है वो क्रॉनिक साइनोसाइटिस के बारे में तफसीली वीडियो है। ये बीमारी उस वक्त होती है जब आपकी जो नाक के अंदर जो स्पेसेस होती हैं, जो है जो हम साइनसिस कहते हैं, उसमें जो है ना इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाती है और उनमें स्वेलिंग हो जाती है। और अगर ये कंडीशन जो है 3 महीने से ज़्यादा रहे और मतलब इलाज के बावजूद भी ना ठीक हो, तो फिर इसको हम क्रॉनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। ये जो है बड़ी कॉमन कंडीशन है और इसमें ये कि जो म्यूकस होता है, मतलब जो रेशा होता है वो आपके नेज़ल पैसेजेस का, वो जो है ना उसमें वो ड्रेन नहीं होता और फिर ये कि आपका जो नाक है वो स्टफ़ी हो जाता है और फिर आप नाक के ज़रिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और फिर जो आँख के इर्द गिर्द एरिया है वो जो है ना ऐसे आपको फ़ील होता है कि जैसे मतलब जो है स्वेलिंग हो गई है और टेंडर भी फील होता है। यानी अगर आप इस एरिया को कोई दूसरा बंदा टच करे तो या खुद टच करें तो आपको ऐसे जो है ना वो दर्द थोड़ा फील होगा। अच्छा, क्रॉनिक साइनसाइटिस जो है ना वो किसी इन्फेक्शन से भी हो सकती है या फिर जो है ना जो साइनसेस के अंदर कोई ग्रोथ हो सकती है, जैसे मिसाल के तौर पे नेज़ल पॉलिप्स हो गए या फिर जो है ना जो साइनसेस की लाइनिंग है उसमें कोई स्वेलिंग होगी। इसको क्रॉनिक राइनोसाइनोसाइटिस भी बोलते हैं और ये बच्चों और बड़ों को दोनों को हो सकती है। इससे पहले इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो पहले तो मैं इसकी जो है ना साइन सिम्टम्स आता हूँ। इसमें यह कि एक तो ज़ाहिर है नेज़ल एरिया की इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश हो जाती है। फिर यह कि नाक बहता है जिससे जो है ना थिक, मतलब जो है ना बहुत जो वो और फिर डिसकलर्ड किस्म का डिस्चार्ज आ सकता है। मतलब रेशा जो है ना वो ऐसे पतला नहीं होता, थिक होता है, ठीक है। और फिर इसके अलावा फिर जो है ना आपकी जो गले में जो है ना वो रेशा गिरता है जिसको हम पोस्ट नेज़ल ड्रेनेज कहते हैं। फिर आपका जो नाक है वो ब्लॉक हो सकता है, मतलब उसमें और फिर स्टफ़ी हो सकता है, मतलब कंजेशन फील होती है, जिसकी वजह से सांस लेने में नाक के ज़रिए जो है ना मुश्किल पेश आ सकती है। इसके अलावा जो है ना मैंने जैसे पहले शुरू में बोला कि जो आपके आइज़ के इर्द-गिर्द, क्योंकि वहाँ पे भी वो साइनसेस होते हैं, तो उसके जो वहाँ पे पेन हो सकता है और ठीक है, और टेंडरनेस भी हो सकती है। और इसके अलावा फिर ज़ाहिर है वो जो मैक्सिलरी साइनसेस जो वो चीक्स के, मतलब गालों के नीचे होते हैं, वहाँ पे भी ये सारी पेन टेंडरनेस की जो है ना फीलिंग हो सकती है, और नाक और फिर माथे में भी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो मतलब जो है ना जो स्मेल करने की जो सलाहियत है वो उसमें वो कमी वाक़ हो जाती है, और टेस्ट करने की भी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर कुछ और साइन सिम्टम हो सकती हैं, जैसे कान में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और आपकी जो ऊपर वाला जो जॉ है, टीथ से और टीथ में भी दर्द हो सकता है, खांसी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा गला ख़राब हो सकता है, बदबूदार स्मेल आ सकती है आपके मुंह से, फिर फटीक हो सकती है। बेसिकली ये जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस की जो सिम्टम मैं बता रहा हूँ ना, ये एक्यूट साइनोसाइटिस से ही मिलती जुलती हैं, और एक्यूट साइनोसाइटिस के बारे में पहले वीडियो पोस्ट की हुई है। बस थोड़ा सा ही फ़र्क है इन कंडीशन में, ख़ास तौर पे जो कॉजेज़ में, मतलब मैं जो अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। तो ये जो है, मतलब ये आप ध्यान में रखें। मतलब अगर आपने मेरी एक्यूट साइनोसाइटिस की वीडियो अभी तक नहीं देखी, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले वो देख लें, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि इसकी बस सिमिलैरिटीज़ हैं, सिर्फ थोड़ा सा ही फ़र्क है जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें यह कि जो क्योंकि एक्यूट साइनोसाइटिस जो है ना वो टेम्परेरी इन्फेक्शन होता है, और आमतौर पे इसका जो नज़ला ज़ुकाम के साथ उसका ताल्लुक होता है। लेकिन ये कि जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस जो आज मैं डिस्कस करूँ, ये मतलब जो है ना ये 12 हफ्ते, मतलब 3 महीने से ज़्यादा प्रॉब्लम रह सकती है। मतलब बार बार ये एक्यूट साइनसाइटिस के अटैक हो सकते हैं, और ट्रीटमेंट ले भी लें तो वो जो है ना वो ठीक नहीं होता। उसकी रीज़न होती हैं जो क्यों नहीं ठीक होती, जो मैं आगे बताऊँगा, ठीक है। मतलब यह है कि एक तरह की एक्यूट साइनोसाइटिस के आपको बार बार अटैक्स आ सकते हैं इस क्रॉनिक साइनोसाइटिस में। और क्रॉनिक साइनोसाइटिस में आमतौर पे बुखार इतना ज़्यादा वो नहीं होता, हो सकता है हल्का हल्का, लेकिन ये कि जो एक्यूट साइनोसाइटिस में ज़्यादा चांस होता है बुखार का। अच्छा, मतलब ये इस तरह की सिम्टम हो, ख़ास तौर पे अगर 10 दिन से ज़्यादा साइनोसाइटिस की सिम्टम हो, जैसे मैंने बताया ना एक्यूट साइनोसाइटिस वाली वीडियो में, कि आमतौर पे 7 से 10 दिन तक सिम्टम होती हैं, लेकिन अगर 10 दिन से ज़्यादा सिम्टम हो तो फिर ज़रूर दिखाएं। फिर यह कि अगर मिसाल कुछ ऐसी सिम्टम हो जो किसी और बीमारी, ख़तरनाक बीमारी की तरफ इशारा करें, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो,
आपकी आँखों में सूजन हो गई है या रेडनेस हो गई है, बहुत सख्त हेडेक हो रहा हो, ठीक है, इसके अलावा कन्फ्यूजन हो जाए, फोरहेड की स्वेलिंग हो जाए, या फिर आपको धुंधला नज़र आए, डबल विजन आए, या आपकी गर्दन सख्त हो जाए, तो ये जो है ना एक ख़तरनाक साइन हो सकते हैं जो एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस की। तो इस तरह के अगर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म के साइन है तो फिर तो आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। अब मैं इसकी कॉजेज़ बताता हूँ। कॉज में एक तो पहले जो नेज़ल पॉलिप्स मैं अब आपको बताना चाहूँगा। बेसिकली ये ना कि आपकी जो नेज़ल पैसेजेस में या साइनसेस में ना वो छोटे छोटे ग्रोथ होना शुरू हो जाती हैं, जो जिसकी वजह से वो नेज़ल पैसेजेस ब्लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा एक कॉमन कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, जिसको मतलब यानी डीएनएस के नाम से वो ज़्यादा उसको लोग मशहूर है। बेसिकली जो आपके जो दोनों जो नाक की जो दोनों तरफ मतलब जो नॉस्ट्रल्स हैं यानी नथने कह लें, तो वो उनके दरमियान एक वॉल होती है जिसको सेप्टम कहते हैं। तो वो जो है अगर वो थोड़ा टेढ़ा हो जाए जो है ना, तो वो जो है ना आपके साइनस के रास्ते को ब्लॉक कर सकता है या रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से साइनसाइटिस की सिम्टम्स वर्स हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और मेडिकल कंडीशन होती हैं जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस होगी, कोई बंदा HIV का शिकार है या इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर हैं तो फिर भी नेज़ल ब्लॉकेज हो सकता है। इसके अलावा फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर बंदे को ज़ुकाम होते रहते हैं बार बार, तो उस पर की वजह से जो ना वो साइनस मेम्ब्रेन की थिकनेस और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वायरसेस की वजह से ज़्यादातर होते हैं या बैक्टीरिया की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा फिर जो बंदा एलर्जीज़ का शिकार है, जिसको मतलब ये फीवर भी बोलते हैं, तो वो जो है एलर्जी आपकी जो बार बार एलर्जीज होती हैं तो उसकी वजह से साइनसेस ब्लॉक हो सकते हैं। अब मैं थोड़ा रिस्क फैक्टर आपको बता दूं। रिस्क फैक्टर में तो जो ना कि जो मतलब ये कि इसका कि क्रॉनिक साइनसाइटिस होने के ज़्यादा चांसेस किस वजह से होते हैं। एक तो ये कि डीएनएस जो मैंने अभी बताया है मेरे जो कॉजेज़ में, और फिर नेज़ल पॉलिप्स हैं, फिर बंदे को जो अस्थमा का शिकार है उसको भी इस चीज़ का रिस्क है साइनसाइटिस का। फिर एस्प्रिन की कोई बंदा एस्प्रिन से सेंसिटिव है, कोई डेंटल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन हो गया, कोई ट्यूमर है, या फिर इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर जैसे HIV एड है, फिर फीवर या एलर्जी की प्रॉब्लम है, फिर कोई बंदा कोई अगर एक्सपोज होता है बार बार सिगरेट स्मोक से या खुद स्मोकिंग करता है तो उसको ये ज़्यादा रिस्क मतलब जना फैक्टर्स हैं इस बीमारी के। कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। सीरियस कॉम्प्लिकेशन तो इसकी बहुत कम का चांस होता है, लेकिन अगर हो जाए तो आपकी विजन नज़र की प्रॉब्लम हो सकती है, ख़ासतौर पे अगर इन्फेक्शन जो साइनस का वो आई सॉकेट में चला जाए तो इसकी वजह से नज़र कमज़ोर हो सकती है, या फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है जो परमानेंट हो सकती है। इसके अलावा फिर ये कि क्रॉनिक साइनसाइटिस के पेशेंट्स को जो इन्फेक्शन लगने का जो है ना ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। और मतलब यह कि जो अगर मतलब यही इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन ब्रेन की तरफ चला जाए, जो मेम्ब्रेन सराउंडिंग करती है ब्रेन को या स्पाइनल ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को, तो वो जो है मेनिंजाइटिस हो सकता है जो काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। इसके अलावा जो है ना बोन में अगर इन्फेक्शन चला जाए तो ये सीरियस जो हो सकता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन हो सकता है। अब मैं इसके प्रिवेंटिव मेजर बता दूं। प्रिवेंटिव मेजर भी तकरीबन वही है जो मतलब मैंने एक्यूट साइनसाइटिस वाली वीडियो में बताए थे, ठीक है। मतलब जिन लोगों के साथ आपको मतलब जो इंट्रैक्शन होती है, अगर उनको कोल्ड वगैरह लगे हुए हैं तो उससे ज़रा थोड़ा बचें, अपने हाथों को बार बार धोएं साबुन से, ठीक है। और अगर एलर्जी की शिकायत है तो एलर्जी से की मैनेजमेंट करवाएं, ठीक है। इसके अलावा फिर सिगरेट स्मोकिंग से अवॉइड करें और पोलूटेड एयर से बचें। फिर अगर घर में आपकी जो एयर ड्राई है, मतलब अगर हॉट एयर हीट है, ठीक है, तो फिर उसमें उस एयर में आप मॉइस्चर ऐड करें, मतलब ह्यूमिडिफायर से कोशिश करें कि आपका ह्यूमिडिफायर रेगुलर उसकी सफाई हो, ठीक है। अब आ जाते हैं कि जब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं क्रॉनिक साइनसाइटिस के, तो हम उनको डायग्नोज कैसे करते हैं। उसमें ज़ाहिर है उसकी प्रॉपर हिस्ट्री एग्जामिनेशन लेते हैं। फिर इमेजिंग जो बार बार इन्फेक्शन के वो अगर होते हैं तो इमेजिंग टेस्ट करवा सकते हैं, CT या MRI, मतलब जो साइनसेस की डिटेल और नेज़ल एरिया की डिटेल देखने के लिए, मतलब ये कि कोई डीप इन्फ्लेमेशन को पॉइंट आउट करने के लिए। इसके अलावा फिर यह कि जो है वो उसकी साइनसेस पे वो फाइबर ऑप्टिक लाइट डाल के मतलब एक तरह की एंडोस्कोपी उसमें कर सकते हैं कि ताकि साइनसेस की इनसाइड नज़र आ जाए, जिससे पता चल सकता है कि DNS है या पॉलिस वगैरह या ट्यूमर तो नहीं है। फिर जिन लोगों को एलर्जी का शिकार है, एलर्जी टेस्ट से उनका हम पता चला सकते हैं। फिर कभी कभी हम जो है ना सैंपल्स ले लेते हैं नेज़ल मतलब और साइनस डिस्चार्ज का मतलब कल्चर टेस्ट करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे।
तो इसमें ट्रीटमेंट ये है कि जो नेज़ल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काफ़ी इसमें प्रेफर किए जाते हैं, जो मतलब नेज़ल स्प्रे जो होते हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करते हैं, जिसमें फ्लूटिकाजोन आ जाता है, ट्राइएमसिनोलोन, बुडिसोनाइड, मोमेटाजोन है, पेक्लामिथाजोन है, ये सारे स्टीरॉयड नेज़ल स्प्रे हैं। तो अगर तो स्प्रे सिर्फ सही तरह इफेक्टिव नहीं है तो फिर उनको हम सेलाइन मिक्स सोल्यूशन के साथ रिंस करके दे सकते हैं। मतलब है, मतलब सेलाइन मिक्स वो ना उसके जो बुडिसोनाइड के ड्रॉप्स उसमें जो ना वो उस यूज़ कर सकते हैं, या फिर एक तरह का नेज़ल मिस्ट यूज़ कर सकते हैं इस सोल्यूशन की। अच्छा, फिर सेलाइन की इरिगेशन कर सकते हैं, नेज़ल इरिगेशन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा फिर कभी कुछ ज़्यादा केसेस में जो ना जो सीरियस केसेस होते हैं उसमें हम ओरल और इंजेक्शन दे सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के, ख़ास तौर पे जब नेज़ल पॉलिप्स भी आपको मतलब वो मतलब आपके उसमें इस बीमारी का को कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो ठीक है। ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के सीरियस साइड इफेक्ट्स होते हैं तो हम लॉन्ग टर्म इसके यूज़ अवॉइड करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सीवियर सिम्टम अगर हों तभी वो देते हैं। इसके अलावा फिर एलर्जी की मेडिकेशन दे सकते हैं। अगर बंदा एलर्जी का शिकार हो, कोई एस्प्रिन से सेंसिटिव है तो उसको एस्प्रिन की डिसेंसिटाइजेशन ट्रीटमेंट दे देते हैं। मतलब जो ना कि कुछ जो एस्प्रिन का रिएक्शन जिन लोगों को होता है तो मतलब एस्प्रिन के रिएक्शन से साइनसाइटिस हो सकता है, तो उसके मतलब मेडिकल सुपरविजन के तहत हम जो ना एस्प्रिन की डोज आस्ता आस्ता बढ़ाते हैं ताकि आपकी टॉलरेंस बढ़ जाए। फिर यह अगर कोई फंगल इन्फेक्शन का सस्पेक्ट करें तो एंटीफंगल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उसके अलावा फिर ये कि अगर आपके नेज़ल पॉलिप्स और क्रोनिक साइनसाइटिस साथ साथ हैं तो फिर इसमें आपको इंजेक्शन हम लगा सकते हैं जिसका नाम है डिपीलुमाब, ठीक है। और एक और मेडिसिन का भी इंजेक्शन आता है ओमेलिजुमैब के नाम से इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इन मेडिकेशन से आपका जो नेज़ल पॉलिप्स का साइज़ रिड्यूस हो सकता है और कंजेशन कम हो सकती है, ठीक है। बाकी एंटीबायोटिक्स का कोई ख़ास रोल नहीं है, लेकिन यह कि हमें अगर शक हो तो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन है तो फिर हम एंटीबायोटिक्स भी रिकमेंड कर सकते हैं। इसके अलावा जो एलर्जी का बंदे का शिकार है उनको इम्यूनोथेरेपी भी दे सकते हैं, जैसे मैंने एक्यूट साइनसाइटिस वाली वीडियो में बताया हुआ है। फिर यह कि बहुत ही रेजिस्टेंस केस हो तो उसमें एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो इसके बारे में, क्रोनिक साइनसाइटिस के बारे में। फिर थोड़ी सी मैं जाते जाते लाइफस्टाइल होम रेमेडीज़ बता देता हूँ। ये वही हैं बेसिकली जो आपके जो एक्यूट साइनसाइटिस वाली वीडियो में मैंने बताई थी। मतलब रेस्ट कर सकते हैं, साइनसेस को मॉइस्चर कर सकते हैं, मॉइस्चराइज कर सकते हैं, वार्म कंप्रेसेस मतलब गर्म पट्टियाँ लगा सकते हैं आपकी जो ना नोज़ के इर्द गिर्द और फोरहेड में, ताकि साइनस पे प्रेशर कम हो जाए। इसके अलावा नेज़ल पैसेजेस की रिंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। चलें इंशाल्लाह ये तो वीडियो मुझे लगता है आपको पसंद आई होगी, और अगर जो है इसके बारे में कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में पोस्ट कीजिए। चलें इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।